नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो झंझट और लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे आक्रमण करने की रणनीति और उसको लेकर जो पूरे वर्ल्ड में विश्व स्तर पर वातावरण गर्म हुआ है, उस पे चर्चा करेंगे जाने माने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से। 1947 से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संबंधों में खटास है, या यूं कहें एक दूसरे को परास्त करने के लिए दोनों देश आपस में भिड़ते रहे हैं और अभी तक इसका सही समाधान नहीं निकल सका है। गिरी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि 1947 से दोनों देशों के बीच कड़वाहट है, इतने लंबे समय तक खिंचने वाला दो देशों के बीच का विवाद आज तक क्यों हल नहीं हो पाया, इसकी सही वजह क्या है? हाँ चिराग साहब, जैसे आपने कहा ये दुनिया का इतिहास में सबसे लंबा खींचने वाला झगड़ा है और बड़ा दुखद स्थिति है। इसका कोई समाधान भी नहीं दिखता है और जो हाल में जिस तरह का हिंसा हो रहा है उससे भी पूरा दुनिया फिर चिंता में पड़ गया कि उसको कैसे सुलझा जाए। शुरुआत उसका 1947 से हुआ, जब आपको याद होगा हिटलर जूज समुदाय का खात्मा कर रहा था, उनके ऊपर हिंसा कर रहा था, उनको तेल वाला कुआं में फेंकता था, बहुत ही उनका अत्याचार उनके ऊपर हुआ और बल्कि कंसंट्रेशन कैंप जिसको बोलते हैं पोलैंड वगैरह में बना दिया, तो इसको होलोकॉस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। और वहां से फिर ये लोग आए एक शरण लेने, एक तरह से वो पैलेस्टीन में पहुंचे। जूज के जैसे पूरा यूरोप में जो उनको खदेड़ा जा रहा था, तो एक उनका एक आंदोलन चला कि जूइश स्टेट, जूज के लिए अलग एक स्टेट बनाने का उन्होंने विचार किया और पैलेस्टीन में वहां पे सोचा। यूनाइटेड नेशंस ने वहां रहने के लिए जगह दिया था, लेकिन फिर वहां पे जूइश लीडर एक डेविड बेन गुइरो करके थे, उन्होंने जूइश स्टेट 1948 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और पैलेस्टीन के अंदर लोगों ने रिकॉग्नाइज की उसको और भारत भी हमारा 1950 में उसको कहा कि हाँ जूइश स्टेट इजराइल को हमारा रहने देना चाहिए। लेकिन झगड़ा ये है कि जो इजराइल आने के बाद उनको अमेरिका का सपोर्ट मिलता है, तो उन्होंने पैलेस्टीन को, जिन्होंने इनको रहने को लिया था, उन्हीं को ही बेघर करने का कोशिश किया और धीरे धीरे उनका जगह छीनने लगा। आपको थोड़ी सी जगह दी गई है लेकिन और फैलाया, आपके और लोग आ गए तो और फैलाया। झगड़ा इसी बात की है। और इजराइल, जैसे मैंने कहा, अमेरिका का समर्थन था, उनको अस्त्र शस्त्र दे रहे थे, तो दो लड़ाई भी बड़ा जबरदस्त हुआ, एक 1967 में, 1973 में, और 4-5 अरब का देश मिलके इजराइल के ऊपर हमला किया थे। लेकिन अमेरिका का जो फायर पावर था उसके सामने और इजराइल को जो सपोर्ट मिला, इजराइल दोनों युद्ध जो जीत गया, जीतने के बाद और हौसला बढ़ गया और जमीन विस्तार करने में लग गया और झगड़ा यही है। आखिर में ये तय हुआ कि चलो दो, हम मान लेते हैं कि इजराइल का भी स्टेट है लेकिन हमारा पैलेस्टीन का भी जगह होना चाहिए और दो स्टेट में उसको पैलेस्टीन को बांट दो। पैलेस्टीन यहाँ तक मान गए थे, आपको याद होगा PLO काफी लंबे अरसे तक लड़ाई किया, यासिर अराफत थे
थे वहाँ पे, और यासर अराफत बहुत ही मशहूर रहे दुनिया में। उनको दुनिया भर का जैसे दलाई लामा जी को मिला है अवार्ड वगैरह मिला, और बल्कि भारत तो दलाई लामा को स्टेट गेस्ट जैसे जब भी आते थे उनको रिसीव करते थे। लेकिन 1990 के दशक में जब उन्होंने थोड़ा सा सद्दाम हुसैन जी को सपोर्ट कर दिया, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने के बाद उनका थोड़ा ग्राफ नीचे आया। खैर जो भी हो, लेकिन पीएलओ भी उसको मान गया था, और ये दो राज्य में बांटा जाए, टू स्टेट जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान बांट गया। इन्होंने भी कहा कि भाई फलस्तीन और इजराइल दोनों बने रहेंगे, परंतु ये झगड़ा उनका चलते रहता है क्योंकि इजराइल शायद चाहता है कि भाई हम जितने से जगह ले सकते हैं, और क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत है तो फलस्तीन के ऊपर एक तरह से इजराइल का कब्जा रहता है और मानवाधिकार कानून होता है फलस्तीन में। और एक बात बता दूं जिससे दर्शकों को बताने में आसान होगा कि फलस्तीन भी जब उनका शक्ति कम हो जाता है, उन्होंने जैसे चरमपंथियां होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस तरह का हमला करने का उन्होंने कोशिश किया। पहले हिजबुल्लाह था, अब हमास करके ग्रुप है, वो फलस्तीन को फलस्तीनियन को उनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो हैं, उनके पास वेपन है, वो लड़ने का कोशिश करते हैं। उससे और चीजें बदतर हो जाता है। वो गाजा करके जो जगह है उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं, उनका कंट्रोल में है, और इससे झगड़ा और खराब होता है। साहब, यूं तो मुस्लिमों को आतंकवादी और जमीन कब्जा करने वाला दर्शाया जाता है अन्य देशों के द्वारा, और ये साबित करने के खास तौर से ईसाई कंट्रीज जो है चाहती हैं कि मुसलमान जो है एक तरह से आतंकवादी साबित हो। यहाँ तो एक तरह से देखा जाए, जैसा आपने बताया, कि उल्टा साबित हो रहा है कि फिलिस्तीन की जमीन पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इजरायलियों को जो है रहने के लिए जगह दी गई, और उन्होंने उस जगह को जो है इस्तेमाल किया, अपनी शक्ति बढ़ाने का काम किया, अमेरिका से सपोर्ट मिला और धीरे धीरे फैलते गए। एक तरह से जो है इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह को कब्जा करके और अपना विस्तारवादी रवैया अपनाते हुए फिलिस्तीनियों को ही प्रताड़ित करने का काम किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ जो है चरमपंथी लोग जो है खड़े हुए, जो कि इजराइल के खिलाफ जो है मोर्चा संभालते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी जनता का उनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन उनके इस कृत्य से माहौल खराब होता है, तो एक बार फिर जो है मुस्लिम मुल्क को और मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं, नागरिक हैं, उनको पूरे विश्व में गलत और आतंकवादी गतिविधि में लिप्त बनाने का काम इजराइल और अमेरिका जैसी कंट्रियों को द्वारा किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिराज साहब, आपने एक अच्छा दृष्टिकोण सामने लाए हैं। मैं उसको बताऊं, हाँ, अमेरिका और इजराइल ये करते हैं। और अमेरिका में एक प्रोफेसर थे जेम्स हंटिंगटन करके, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इसको इंग्लिश में सभ्यताओं का लड़ाई, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन करके। वो कह रहे थे कि कभी ना कभी ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में बड़ी लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ होगा, लेकिन ये हुआ नहीं। ये करते हैं, उसका इतिहास है और अलग ही है। लेकिन फिलिस्तीन का संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलिस्तीन में अगर इस तरह का टेररिस्ट आक्रमण हो तो उससे क्या हो रहा है, इजराइल उसका फायदा लेके और फिलिस्तीन के ऊपर उनका ज्यादा बम्बार्डमेंट करता है, उध्वस्त विध्वस्त करता है। और ये भी कहा जाता है कि हमास जो है, ये रॉकेट वगैरह जो गाजा से फायर कर रहे हैं, क्योंकि हमास रॉकेट फायर करते हैं उसमें 2-4 लोग मरते हैं, लेकिन इजराइल पर अपना फायर पावर लेके बिल्डिंग, बच्चे, औरतों को ये करता है, उनको बहाना कर जाता है। और ये भी सुनने को मिलता है और हम लोगों का अध्ययन भी आ रहा है कि ये जो हमास है, हिजबुल्लाह को काटने के लिए हमास को इजराइल ने सपोर्ट किया था। कि जो फिलिस्तीनी हमारे भाइयों और बहनों हैं, उनका जो मानवाधिकार का और उनका रहने का और आज़ादी का जो अधिकार छीना जा रहा है, तो इनका लड़ाई में ये जिस तरह का लोग विरोध करते हैं, मोर्चा वगैरह करते हैं, वो तो ठीक है, ये लोकतांत्रिक और मानविक अधिकार है। लेकिन आप हिंसा उनके नाम पे, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और किसी देश का बहकाव में आके ये अगर हिंसा करें और उसके जवाब में इजराइल बाकी आम आदमियों को मारने लगे और बिल्डिंगों को तोड़ने लगे,
तो गलत है। गांधी जी ने ये कहा कि हिंसा से समाधान नहीं होता और हम हिंसा करेंगे हमारा नुकसान ज्यादा होगा। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, बल्कि वो काफी हद तक ये बड़ा सफल भी रहा। तो मैं भी कहूँगा जो फलस्तीन दोनों का बराबरी का लड़ाई नहीं है, एक के पास 10 गुना ताकत है तो दूसरे के पास आधा भी नहीं है, तो उसमें अगर हिंसा आधा बालों से हो जाए, उनको मौका मिलता है ज्यादा हिंसा करने का, तो मैं कहूँगा ये हमाज को जो है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, रोकना चाहिए। ये नहीं कि इजराइल को ये सही कह रहा है, ये कि हिंसा ज्यादा न कर पाए, उनको बहाना न मिले, ये मेरा उनका आपत्ति है। बाकी इजराइल जो कब्जा किया है फलस्तीन के ऊपर, और फलस्तीन को जैसे एक खुला जेल के अंदर रखा है, ये तो हटना चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि इजराइल भारत का साथ दिया है, लेकिन उसका कतई उसका लोग माने नहीं है कि किसी मानवाधिकार को और किसी को इस तरह का प्रताड़ित कर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जब से आई है, तब से फिलिस्तीन और भारत के संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं रहे हैं जितने प्रगाढ़ संबंध इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के हैं। ये वजह नहीं है कि भारत में रह रहे मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। वोट बैंक की राजनीति का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता अगर वो इजराइल से दोस्ती करते हैं और फिलिस्तीन के अधिकारों को दरकिनार करते हैं। बड़ा दिलचस्प बात है, एक डिप्लोमेसी के हिसाब से ये सही है कि कांग्रेस आजादी से लेके नेहरू जी से लेके 90 का दशक तक कांग्रेस ने फिलिस्तीनियों को सपोर्ट किया। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, लेकिन मिला जुला के कांग्रेस का समर्थन फिलिस्तीनियों के प्रति रहा। लोग ये कहते हैं कि हमारा तेल की जरूरत था और कांग्रेसियों को हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को वोट की जरूरत था। जैसे आपने कहा बीजेपी मुस्लिम वोट उनको मिलता भी नहीं है और उसका वो लोग उसके ऊपर निर्भर भी नहीं करते। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी पूरा इजराइल का साथ दिया। लेकिन साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी के भी द्वंद्व है उनका सोच में कि इजराइल के साथ दे रहे हैं और फिलिस्तीन के भी साथ दे रहे हैं। हाल में जो चल रहा है अभी जो शुरू हुआ 10 मई से अलास्का मॉस्को को लेके उसका घेराव जो किया और उसका सीज किया इजराइल ने, उसके बाद जो हुआ हमारा सरकार ये कह रहा है कि भाई ये वेस्ट बैंक से ये हिंसा शुरू हुआ और ये गाजा से हमास का रॉकेट छोड़ने से नहीं हुआ। तो एक तरह से भारत इजरायलियों को ये जो मौजूदा हिंसा चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है, उसका लिए इजराइल को दोषी ठहराया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं कह रहा है तो दो जो राज्य का विभाजन हुआ है, दो राज्यों को भारत सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत ये भी नहीं कह रहा है कि जो ईस्ट जेरूसलम है जिसमें सारा झगड़ा उठा हुआ है, क्योंकि क्रिश्चियन जूस कहते हैं ईस्ट जेरूसलम हमारा भी है, तो उसके लिए झगड़ा ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टीन का राजधानी माना जा रहा था। वो इंडिया भी माना था, भारत भी माना था, लेकिन हाल में बीजेपी इस चीज को नहीं मान रहा है। तो ईस्ट जेरूसलम के बिना फिलिस्तीन राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो साफ नहीं हो रहा है। तो इंडिया का पोजीशन क्लियर नहीं है, बीजेपी बीच में गड़बड़ा गया। इजराइल के साथ हो तो खुल के बोलो हम इजराइल के साथ हैं, नहीं तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करो। तो इस मामले में जो अभी मौजूदा चल रहा है उसमें इजराइल का ही पूरा दोष है, तो उसको इजराइल को निंदा करो। लेकिन दोहरी इधर भी उधर भी, फिर उसमें मैसेज गलत जाता है, तो हमारा भी देश के हित में नहीं है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो नेतन्याहू साहब जो इजराइल के प्रधानमंत्री अभी हैं, वो मोदी जी को अपना दोस्त मानते हैं। एक चुनाव में उन्होंने मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लगाया था वहां पे अभी, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि कहा कि बहुत सारा देश हमारा साथ दिया, हमने जो स्थिति में हम लोग आए, हमारे ऊपर जो रॉकेट फायरिंग हो रहा है, और करके सारा देशों का उन्होंने उनका फ्लैग भी लगा दिया, लेकिन इंडियन फ्लैग उसमें नहीं है। तो हमारा विदेश नीति में ना आप इजराइल के साथ हो ना फिलिस्तीन के साथ हो। तो मेरा कहना है कि किसी के भी साथ हो, लेकिन मानवाधिकार और न्याय
और जो रूल है, इंटरनेशनल कानून है, उसके साथ हमें रहना चाहिए। सर, यूनाइटेड नेशन का मकसद पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना भी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर इजराइल की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका का चाहता है? विश्व संघ की, यूनाइटेड नेशंस की, हमारे एक कलीग थे जमीलिया इस्लामिया में, अभी नहीं रहे वो दो मजेदार बात करते थे और बड़ा ठोस बात कहते थे, प्रोफेसर जफर अहमद निजामी। वो ये कहते थे कि इजराइल जो है अमेरिका का 51 स्टेट है, अमेरिका में 50 स्टेट है, तो कहते हैं कि इजराइल जो है 51 स्टेट है। अमेरिका को दैवी बानी हुआ है, दैवी बानी ऊपर से मैसेज आया कि आपको इजराइल को सपोर्ट करना है। ये भी सुना जाता है कि तभी आपका धर्म बचा रहेगा, क्योंकि इजराइल में, जेरूसलम में, नाजरत में, बेथलेहम में जीसस वहीं पैदा हुए थे, वहीं अपना धर्म का प्रचार किया था, इसलिए उसको बचाना आपका धर्म का रक्षा करने वाली बात है ये। तीसरी बात निजामी साहब ये भी कहते थे, यूनाइटेड नेशंस का सिराज साहब पूरा नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे निजामी साहब कहते थे यूएनओ में एक यू ही है, बाकी सब नो। मतलब ये हुआ कि यू में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हुआ, बाकी देशों का कोई वहां पे प्रभाव नहीं है। ये सही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, अभी चाइना थोड़ा सा आवाज उठा रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक छत्र सुपर पावर है, और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका ही एक तरह से सिंगल सुपर पावर है। इसीलिए अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को है, तो इजराइल मनमानी करता है। और बाकी पहले अरब देश मिलके, कंट्रीज मिलके इजराइल का हमला किए थे फलस्तीन को बचाने के लिए, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट से इजराइल लड़ाई जीत गया। अब तो बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो बाकी जो देश हैं, वो इजराइल के साथ भी सांठगांठ उन्होंने कर ली, समझौता कर ली। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ कर लिया, सऊदी ने भी कर लिया, जोर्डान, इस तरह का कंट्रीज कर लिए हैं। तो फिलिस्तीन भाइयों और बहनों सही में बेसहारा हो गए, और मुस्लिम कंट्रीज भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये दुखद स्थिति है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, ये लड़ाई फिलिस्तीन लोगों का चलना चाहिए, लेकिन ऐसे चलना चाहिए जिससे उनको नुकसान ज्यादा ना हो, कि आखिर में उनका सत्य का, न्याय का जय हो। लेकिन अभी अगर कोई गलत कदम उठाएंगे तो उन्हीं का ही नुकसान होगा, जैसे कि हमा का रॉकेट मारना। जिस तरीके से ईसाई देश होने के नाते अमेरिका इजराइल की मदद करता है, उस नाते मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन की मदद क्यों नहीं कर पाते? क्या यूनाइटेड नेशन को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वहां एक छत्र राज अमेरिका का है, तबकि पूरी दुनिया के प्रभावशाली देशों को उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और हक और इंसाफ की बात करना चाहिए। इसी से जुड़ा सवाल, क्या मुस्लिम कंट्री इतने आत्मसम्मान और अपनी शक्ति से गिर गए हैं, या यूं कहें कि अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, कि अपनी कौम वाला एक देश उसको बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भी वे अपनी विचारधारा और अपने धर्म वाले देश की मदद सत्ता संपन्न होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले इस्लामिक देश जो है, मुस्लिम देश फिलिस्तीन को क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? मैं तो इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना समझता हूँ, भाईचारा, हम मानते कि इस्लाम में जिस तरह का भाईचारा है दूसरे धर्म में कम देखने को मिलता है, परंतु इस्लाम में भी जो आपस में जो एक्ट में बंटे हुए हैं, उसका भी एक खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। अब एक तरह से देखिए, ईरान और इराक का, जो आज राजनीति छात्र के हिसाब से बता रहा हूँ, ईरान और इराक का 10-12 साल लड़ाई चला, क्योंकि एक शिया है, दूसरा सुन्नी है। अभी और इराक के अंदर वो लड़ाई चला कि जो कर्ड्स थे, कुर्दिस्तान बनाना चाह रहे थे, कुर्ड्स थे,
उनके ऊपर सद्दाम हुसैन साहब ने ऊपर हमला किया तो कर्ज भाग भी गए। और जब अभी जो ISIS बना है उसी को लेके इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया करके जो बना है वो भी उन्हीं लोगों को लेके बना है। अब सऊदी अरबिया बहुत ताकतवर देश है, पैसा है, तेल है, लेकिन सऊदी अरबिया सुन्नी है, ईरान शिया है, तो आपस में वो झगड़ा है। शायद इसके चलते भी इस्लाम में जो यूनाइटेड होके फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आपका राष्ट्र का इंटरेस्ट और स्वार्थ की बात आती है, लोग अपना कंट्री को ज्यादा देखते हैं और धर्म का आधार पे भी दूसरा कंट्री को मदद नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आप देख लीजिए, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, दुनिया में एक ही देश है जो हिंदू देश कह सकते हैं। हमारा कंट्री तो सेकुलर है, लेकिन नेपाल अब सेकुलर बना, पहले हिंदू किंगडम कहलाता था। लेकिन नेपाल भी चाइना के साथ जा रहा है, इंडिया के साथ नहीं आता है, तो इसमें धर्म काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात अब देख लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही धर्म का दो देश है, लेकिन तब भी बढ़ गया, भाषा के आधार पर बढ़ गया, तो वो बंगाली थे। सो कहने का मतलब है कि जहाँ राष्ट्र का बात आता है उसमें धर्म शायद उतना नहीं काम करता, राष्ट्र का अपना इंटरेस्ट लोग देखते हैं। सो इसीलिए फलस्तीनियों को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और फलस्तीन में जितना जो अच्छे जगह था फलस्तीन का, वो इजराइल ले गया। और फलस्तीन के पास इतना तेल और इतना संपदा भी नहीं है शायद, इसीलिए लोग उनको समर्थन नहीं करते। लेकिन वो गलत है, उनका उन्हीं का देश था तो उन्हीं का मानव अधिकार है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा, यूनाइटेड नेशंस को भंग कर देना चाहिए क्या? मैं तो बिल्कुल उसका समर्थन करूंगा। भंग ना करो तो उसका तो रिफॉर्म तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जिस हिसाब से बना है वो चल नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशन का सबसे जो पावरफुल ताकतवर बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में सिरासत 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर में एक अगर मना कर दिया, जिसको वीटो पावर बोलते हैं, वीटो लगा दिया तो कोई भी डिसीजन हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? पर एक ही कंट्री का जिद से पूरा दुनिया का जो शांति एक सहजता बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो ये वीटो पावर घटाना चाहिए। और 5 जो परमानेंट मेंबर्स है उनको हटाना चाहिए, या परमानेंट मेंबर्स का सीट बढ़ाना चाहिए, जो इंडिया कब से मांग कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पावर जीते वो 5 कंट्री आपस में बना ली, चाइना को मिला लिया। वो 4 कंट्री पहले से थे, रशिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन, और बाद में एशिया में इन्होंने चाइना को इनवाइट किया। वो इंडिया को वो मेंबरशिप दी जा रहा था, लेकिन नेहरू जी ने अपना ख्याल में शायद मना कर दिए तो चाइना को मिला। तो ये जो ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चर अभी यूनाइटेड नेशंस का है, वो ना डेमोक्रेटिक है, ना पूरा दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए उसका निश्चित रूप से रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं उसको भंग करके नया बॉडी बना। विश्व में सैकड़ों देश हैं, क्या सिर्फ 5 देश जो वास्तव में शक्तिशाली हैं वो एकजुट होकर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के तौर पर अपनी मनमर्जी करते रहें, या बेहतर होगा कि और देशों को भी बढ़ाया जाए और इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके एक समान रूप से जो है पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला यूनाइटेड नेशन का पुनर्गठन हो? उस दिशा में अन्य देशों को क्या करना चाहिए, उस पर आप प्रकाश डालें। ये ऐतिहासिक मुद्दा है, वो बन गया था। लेकिन आप जो कह रहे थे, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, सबसे ताकतवर तो नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रिटेन और फ्रांस है। और अब देखा जाए तो यूरोप में सबसे ज्यादा ताकतवर देश जर्मनी है। जर्मनी सबसे बड़ा भी देश है और उसका इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। तो दूसरा जो हरा हुआ देश सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ही बहुत बड़ा इकोनॉमी है। जापान का टेक्नोलॉजी से चाइना और ताइवान और कोरिया वगैरह आगे बढ़े हैं, तो जापान में पावरफुल हो गया जो युद्ध में हार गया था। तो वैसे नहीं है, लेकिन आपका सवाल सही है। एक
विश्व का शासन के लिए और विश्व में जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसको बरकरार रखने के लिए और एक तरह से सारा दुनिया को का प्रतिनिधित्व जिसमें हो, सबका एक उसमें आवाज कायम हो, तो सबका बात सुनी जाए, ऐसे एक विश्व संघ बनना चाहिए। जो मौजूदा यूनाइटेड नेशंस में वो गुंजाइश नहीं है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म होना चाहिए और प्रखर रिफॉर्म बदलाव होना चाहिए उनका संगठन का, और उनका जो संस्था है उसमें स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो, तभी जाके एक वर्ल्ड जिसको हम विश्व शासन या वर्ल्ड गवर्नेंस कह सकते हैं, वो उसका हम उम्मीद रख सकते हैं। नहीं तो अभी जो मौजूदा स्थिति में, मौजूदा हालात में यूनाइटेड नेशंस को भूमिका नहीं निभा पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विश्व गुरु भारत को बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चाहते भी हैं और कहते भी हैं। क्या फिलिस्तीन और इजराइल के कड़वाहट भरे संबंधों में भारत कोई ऐसी भूमिका ले सकता है जो पारदर्शी और निष्पक्ष और आपसी भाईचारा और सद्भाव पैदा करने वाली हो, जिससे उसका विश्व गुरु बनने का सपना तेजी से साकार हो सके और विश्व के समस्त देश ये मानने लगे कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता और सोच है। ये आपने बहुत ही उम्दा सुझाव दिया और सवाल भी पूछा। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हो सके कि आपका वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, ये बहुत ही बड़ा मौका है प्रधानमंत्री जी को अपना जो उनका सपना है या उनका जो इच्छा है, मनसा है, पूरा करने का। सही में ये बहुत ही बड़ा मौका है इंडिया के लिए, दिखाने के लिए, भारत के लिए, क्योंकि कोई देश उस स्थिति में नहीं है जो इसको कर सके। एक तो नेतन्याहू जो अभी हैं, उनका इजराइल का स्थिति बिगड़ा हुआ है। 2 साल में उनका 5 चुनाव हो चुका है, तब भी वो तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा पार्टी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का नाजुक स्थिति में, और मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल एक ऑफिशियल विजिट में जाके इजराइल गए थे। कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। तो इजराइल में उनका गुडविल जिसको कहते हैं, सद्भावना बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा, हमने फिलिस्तीनियों को भी 1947 से लेकर जब से हम आज़ाद हुए तब से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी भी जो हाल में ये इम्प्रेशन गया है कि भारत ने फिलिस्तीनियों को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस में, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका समर्थन में बोले, तो ये दोनों के साथ हमारा अच्छा संबंध है। तो आप सही कह रहे हैं, दोनों से बातचीत करके एक शांति का अगर व्यवस्था बना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। और मोदी जी को ये करना चाहिए कि इजराइल से बात करें और फिलिस्तीनियों से बात करके ये हिंसा हमेशा के लिए जैसे खत्म हो, और आपस में तो रंजिश से थोड़ा बहुत होगी, लेकिन आपस अंदर, देश के अंदर, हमारे देश में, हर देश में है, लेकिन ये दोनों देश अब ना लड़ें। इजराइल ने अपना स्टेट बना लिया, फिलिस्तीनों ने मान लिया, 2 राज्यों का जो थियरी है उसको माना जाए। और भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। मैं आपसे सहमत हूँ कि भारत को ये कदम उठाना चाहिए। विश्व गुरु का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर भारत कर दें, जैसे नॉर्वे करता है श्रीलंका में या बाकी जगह में, छोटा सा कंट्री, 30 लाख लोग हैं नॉर्वे में, ये 30-35 लाख लोग हैं, लेकिन शांति, जहाँ भी शांति का बात होती है तो नॉर्वे पहुंच जाता है। भारत भी गांधी को शांति का और सत्यता का दूत माना जाता था, तो वो परंपरा को लेके, और भारत ने किया है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम के साथ किया है, नागालैंड के साथ समझौता किया है। तो ये हमारा अनुभव है, उसको लेके अगर प्रधानमंत्री जाके ये करें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी दुनिया के लिए और भारत के लिए विशेषकर।